का टॉपिक जो है साइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, इधर बंद कर जाएगा, एक मिनट। साइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेमेडी और साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट है। इसको इस पे डिस्कशन करने के पूर्व मैं ये बताना चाह रहा था कि डायनेमिक पैथोलॉजी क्या है और ऑर्गेनिक पैथोलॉजी क्या है। डायनेमिक पैथोलॉजी क्या है ये जानना इसलिए जरूरी है कि होम्योपैथ को ज्यादा कंसर्न जो है वो डायनेमिक पैथोलॉजी से ही होता है। डायनेमिक पैथोलॉजी का मतलब ये है कि द स्टेज फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सब्जेक्टिव सिम्टम, द स्टेज फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सब्जेक्टिव सिम्टम टिल द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनिक चेंज। ये जो है परिवर्तन जो है की सीमा जो है, इसी को हम डायनेमिक पैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यानी ऑनसेट ऑफ द स्टेज फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सब्जेक्टिव सिम्टम टिल द चेंजेस till the beginning of the organic change is known as dynamic pathology. Next, organic pathology क्या है? Organic pathology means the stage from the beginning of organic changes till the end of process of disease. यानी ये दोनों हमको समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे, हमें ट्रीटमेंट करते समय यानी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के बाद जो चेंजेज आते हैं, जो साइन एंड सिम्टम आते हैं कि हमें दवा क्या देनी है, कब देनी है, पोटेंसी बदलनी है, नहीं बदलनी है, पोटेंसी को बढ़ाना है, घटाना है, ये सारी चीजें जो है हमको समझने के लिए दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। जो है कि हमें, जैसा कि हम आप जानते हैं कि एक्यूट और क्रॉनिक रोग, क्रॉनिक डिजीज, एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज, ये भी यद्यपि हम सभी जानते हैं इसको, लेकिन हमारे यहाँ होम्योपैथिक में एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज का अलग तात्पर्य होता है, जबकि एलोपैथिक में एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज के बीच में एक सब क्रॉनिक डिजीज होता है और उनके यहाँ अवधि के अनुसार ये इसको क्लासिफाई किया गया है, जबकि हमारे यहाँ रोग के आक्रमण के नेचर के अनुसार, यानी रोग का नेचर क्या है उसके अनुसार हम एक्यूट और क्रॉनिक रोग को समझते हैं। जैसे हमारे हम जो समझते हैं कि एक्यूट डिजीज क्या है, उसके नेचर के अनुसार, यानी उसका ऑनसेट जो होगा वो सडन होगा, प्रोग्रेस जो होगा रैपिड होगा, और इट टर्मिनेट्स आइदर इन रिकवरी और इन डेथ, ये होगा हमारा एक्यूट डिजीज। जबकि क्रॉनिक डिजीज जो होगा वो क्या होगा, इंसिडियस ऑनसेट होगा, प्रोग्रेस स्लो होगा और ये लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करेगा। तो इसको हम होम्योपैथिक में क्रॉनिक और एक्यूट डिजीज इस तरह से हम समझते हैं। अब प्रश्न ये है कि व्हाट आर द साइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेमेडी। हम लोग ये हेडिंग जरूर बदला हुआ है, परंतु इस हेडिंग के अंदर दो बातें समाहित है कि एक तो कैंट्स 12 ऑब्जर्वेशन, दूसरा सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। अब सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के पहले हमें फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के पहले हमें क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के पहले सबसे पहले तो हम केस टेकिंग लेंगे
जैसा कि डॉक्टर हैनमन ने ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में बताया है, ठीक उसी तरह से हमें केस टेकिंग लेना है। केस टेकिंग लेने के बाद हमको उसमें से इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम्स हैं उनको लेना है। फिर उन इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम्स को लेने के बाद उसको इवेल्युएट करना है। इसके बाद तब हम फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, यानी प्रथम बार औषध देते हैं। और इसके देने के बाद क्या क्या परिवर्तन होता है, यानी देने के बाद परिवर्तन के कौन कौन से चिन्ह होते हैं, जिसके आधार पर हमें औषध को रिपीट करनी है, एंटीडोट करनी है, या कॉम्प्लीमेंट्री देनी है, या कोनेट मेडिसिन देनी है, या चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट करना है। ये प्रथम प्रिस्क्रिप्शन के बाद के हुए चेंजेस के अनुसार हमको ये सारी चीजें, इनमें क्या करना है ये देखते हैं हम, उसके परिवर्तन के क्या चिन्ह हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर हम देते हैं दवा तो रिपीट कब करेंगे, रिपीट करने के क्या चिन्ह होंगे या नहीं करने के क्या चिन्ह होंगे। जब हम प्रथम प्रिस्क्रिप्शन में औषध देते हैं तो उसके बाद यदि रोग जो है आराम होते होते आराम होना रुक जाए तो इसमें हम उसी औषध की थोड़ी सी बढ़ी हुई पोटेंसी देते हैं, यानी रिपीट उसी औषध की रिपीटिशन होगा। या जैसे कि रोगी को औषध देने के प्रथम प्रिस्क्रिप्शन में देने के बाद यदि उसमें इस प्रकार का परिवर्तन के चिन्ह आते हैं कि उसको आराम होते होते वो आराम होना रुक जाए, तो ऐसे में और वही लक्षण फिर से आ जाए, यानी जो पूर्व के लक्षण थे वही आ जाए, तो ऐसे में हमको फिर उसी औषध की वही पोटेंसी देनी होगी। तो इस तरह से हम औषध को रिपीट करते हैं। फिर कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हम औषधि प्रथम प्रिस्क्रिप्शन में जो दिया और देने के बाद कई तरह की स्थितियां आती हैं कि अगर हमने सपोज करिए कि हमने एकदम सिमिलम मेडिसिन दिया हुआ है परंतु उसमें एग्रावेशन हो गया। अब एग्रावेशन जो हो गया वो इतना ज्यादा वायलेंट एग्रावेशन हो गया कि हमें उसको एंटीडोट करने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी है तो मेडिसिन सिमिलम बेस पर परंतु पोटेंसी हमारी ज्यादा हो गई है और डीप एक्टिंग मेडिसिन दिया गया है, तो एग्रावेशन बहुत ज्यादा हो जाने के बाद हमें रोगी का जीवन संकट में पड़ सकता है और पैथोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए उसको हमें एंटीडोट कर देना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि औषध देने के बाद, वेल सिलेक्टेड औषध देने के बाद भी कुछ नए लक्षण आ जाते हैं। जो नए लक्षण आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है, यानी रोगी के लक्षण नहीं होते हैं, नए लक्षण आ जाने का तात्पर्य ये हुआ कि रोगी के जो औषध दिया गया है वो सही नहीं है यानी दी हुई औषधि के लक्षण हैं, यानी मेडिसिनल एग्रावेशन है। दी हुई औषध चूंकि सही नहीं है और उसी के लक्षण नए उत्पन्न हो गए हैं, तो ऐसे में हमें रोगी को कष्ट होगा। तो हमें दो स्थितियां यहां बन सकती हैं वैसे चाहे तो। अगर नए लक्षण बहुत ज्यादा वायलेंट ना हो तो हमें वे सिम्टम जो न्यू सिम्टम्स हैं और रोगी के जो सिम्टम हैं उसको मिलाकर एक टोटलिटी बनाकर हम औषध दे सकते हैं। और यदि वे वायलेंट होंगे न्यू सिम्टम्स तो हमें उसे एंटीडोट ही करना चाहिए। तीसरी स्थिति ये भी आती है एंटीडोट करने की, यदि हम कोई औषध देते हैं और उसके बाद उसका जो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर जो है
उसके विपरीत उसमें आराम हो रहा है समझ लीजिए, तो भी हमें मेडिसिन को एंटीडोट करने की आवश्यकता होती है। और इस तरह से हमें ये समझना है कि वो कौन कौन से चिन्ह हैं जहां पर हमें औषध को देना है। ये हमें बहुत इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अब जैसे कभी कभी जब हम दवा देते हैं और देते देते रोगी को आराम मिलते मिलते रुक जाता है, या यूं कह लीजिए कि उसको काफी कुछ आराम मिल चुका है, परंतु कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो परसिस्ट कर रहे हैं या रिलैप्स कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन देते हैं। इस तरह की चीजें ज्यादातर एक्यूट में होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई रोगी है, उसको हमने कोई सपोज करिए कि उसको ठंडक का दिन है, बार बार उसको ठंडक लग जाती है, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, और हम दवा देते हैं तो सर्दियों में अक्सर ऐसा हो जा रहा है कि एकोनाइट देते हैं, उसको आराम मिल जाता है, फिर कुछ दिनों बाद फिर सर्दी लगी, फिर उसको ठंडक लगी, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, फिर उसको एकोनाइट दिया, उसको आराम मिल गया। तो ऐसे स्थिति में हमको क्या करना चाहिए कि कोई डीप एक्टिंग मेडिसिन, एकोनाइट तो एक्यूट मेडिसिन है, इसकी डीप एक्टिंग मेडिसिन, इसकी कंप्लीमेंट्री मेडिसिन जो होगी वो डीप एक्टिंग होगी। और वो क्या होती है, एकोनाइट की कंप्लीमेंट्री होती है, सल्फर होती है, तो सल्फर देनी चाहिए, तब जो है वो पूर्ण रूप से क्योर हो जाएगा, यानी फिर उसको ये जो शिकायत होगी वो दूर हो जाएगी। इसी तरह से जैसे सपोज करिए केस ले सकते हैं कि किसी को बार बार बुखार होता है, सर दर्द होता है, वायलेंट सर दर्द होता है, थ्रॉबिंग पेन होता है, उसको हम बार बार बेलाडोना देते हैं और हर बार वो ठीक हो जाता है, परंतु अस्थायी ठीक करने के लिए हमें कोई इसकी कॉम्प्लीमेंट्री ही देनी पड़ेगी। और इसको कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी होगी? बेलाडोना की कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है? कैलकेरिया कार्ब होती है, वो हम देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। इस तरह से एक मेडिसिन होता है कि जब हम किसी रोगी को दवा देते हैं तो उसको जिस चीज के लिए, जिस तकलीफों के लिए हमने उसको दिया है वो तो ठीक हो जाता है, परंतु उससे, उस दवा से संबंधित दूसरी किसी दवा की सिम्टम्स आ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कोनेट मेडिसिन। कोनेट मेडिसिन जो है 2 औषधियों के बीच भी हो सकती है, 3 औषधियों के बीच भी हो सकती है। अब यहाँ ये बहुत ध्यान देने की बात है, कॉम्प्लीमेंट्री और कोनेट मेडिसिन में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमको। कोनेट मेडिसिन जो होती है वो एकदम अलग सेट ऑफ सिम्टम्स, अलग कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स वो लेके आती है। कंप्लेंट जो होगा, जैसे मान लीजिए कि किसी रोगी को हमने पेट में दर्द हो रहा है या उसको कोई तकलीफ है और हमने उसको कास्टिकम इंडिकेटेड दवा कास्टिकम दिया, उसको होर्सनेस है गले में, उसको कफ है, नहीं निकल रहा है, बहुत खांसना पड़ता है, इसके लिए हमने दिया उसको, रोगी को ठंडे पानी से उसको आराम मिल रहा है, तो ये कास्टिकम हुआ। तो कास्टिकम देने के बाद, ठीक कास्टिकम देने के बाद उसको ठीक हो गया और फिर उसके बाद जो है उसको पेट में दर्द होने लगा। तो कास्टिकम की कोनेट मेडिसिन जो होगी वो कोलोसिंथ होगी, कोलोसिंथ देंगे तो ठीक हो जाएगा, यानी वो भी कास्टिकम के भी जो सिम्टम है वो तो कास्टिकम से ठीक हो ही गए, ये भी जो बाद में पेट में दर्द शुरू हुआ वो भी ठीक हो जाएगा कोलोसिंथ से। तो इस तरह से कोनेट मेडिसिन हुआ। नेक्स्ट जो है, जब हम चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट होता है, इसमें क्या है, हम आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, डिस्कशन हुआ है कि कुछ मिक्स्ड मियाजमेटिक केसेज होते हैं, जैसे उसमें सोरिक साइकोटिक हो सकता है, सोरिक सिफिलिटिक हो सकता है, या तीनों हो सकते हैं,
सोरा सिफिलिस साइकोटिक भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो प्रोमिनेंट जिसके सिम्टम्स होते हैं उनको उसके आधार पर हम पहले दवा देते हैं। सपोज करिए कि उसको एंटीसोरिक का सिम्टम प्रोमिनेंट है, तो हमको एंटीसोरिक औषध देनी है, और जैसे ही एंटीसोरिक औषध देंगे तो उसके सिम्टम्स सबसाइड हो जाएंगे, और फिर जो नेक्स्ट प्रोमिनेंट जिसके सिम्टम होंगे जिस मियाज के, सिफिलिटिक के या साइकोटिक के, वो उभर के आ जाएंगे ऊपर। तो उसके सिम्टम के अनुसार चाहे वो साइकोटिक के होंगे तो एंटी साइकोटिक देंगे, और अगर सिफिलिटिक के सिम्टम होंगे तो एंटी सिफिलिटिक देंगे। तो इस तरह से हम औषध देने के बाद इस तरह के चिन्ह या इस तरह के परिवर्तन आते हैं। अगर थोड़ा और हम लोग उस पे जाएं कि यदि रोगी को हम दवा दे रहे हैं, दवा देने के बाद उसमें प्रोलॉन्ग एग्रावेशन हो रहा है और अंत में रोगी की हालत खराब होती जा रही है, तो फिर क्या होगा? ऐसे में इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि जो दवा दी गई है वो डीप एक्टिंग मेडिसिन दे दी गई है और उसके अंदर कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, और रोगी की जो जीवनी शक्ति है, जो वाइटल फोर्स है, वो बहुत एग्जॉस्ट हो गई है। यानी उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि दी हुई दवा के प्रति वो प्रतिक्रिया कर सके। तो ऐसे में भी हमको क्या करना चाहिए कि फिर से रीकेस्टेटिंग करके हमको कोई लो पोटेंसी की दवा देनी चाहिए, क्योंकि इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेज आ गए हैं। लो पोटेंसी की दवा देनी चाहिए, यानी इसमें पैलिएशन ही हम कर पाएंगे। अगर पैथोलॉजिकल चेंज हुए हैं, ऑर्गेनिक चेंजेज हुए हैं, तो इसमें हम जो है लो पोटेंसी की दवा देंगे। यहाँ पे एक समझने की आवश्यकता ये हमको आपको है कि अगर हम जुडिशियल और रेशनल प्रिस्क्राइबिंग करेंगे तो ये समझ लीजिए कि पैथोलॉजिकल चेंज भी, यानी जिसको हम इनक्यूरेबल कह सकते हैं, वो क्यूरेबल में बदल सकता है अगर हम सही मेडिसिन, यानी टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पे ही, और स्ट्रेंज, पेकुलियर, रेयर, क्वियर सिम्टम्स के आधार पर अगर हम मिल जाता है। ऐसे केसेज में मिलता बहुत कम है, लेकिन क्योंकि ये एक तरह से वन साइडेड डिजीज होती है, लेकिन अगर मिल जाता है तो पैथोलॉजिकल चेंज को भी हमारी दवा उसको क्यूरेबल में चेंज कर सकती है। तो ये ध्यान देने की बात है। इसी तरह हम लोगों ने और देखा था कि लॉन्ग एग्रावेशन बट फाइनल एंड स्लो इंप्रूवमेंट, ये हम लोग केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने किया है, इसको डिस्कस किया हुआ है कि लॉन्ग एग्रावेशन विद बट फाइनल एंड स्लो इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट, यानी इसमें भी भाई एक तो लॉन्ग एग्रावेशन हुआ, लेकिन अल्टीमेटली उसको, रोगी को आराम मिला, धीरे धीरे आराम मिला। इसका मतलब ये है कि इस केस में भी जो परिवर्तन हो रहा है वो ये है, जो परिवर्तन के चिन्ह हैं वो ये हैं कि रोगी में वाइटल फोर्स इसमें भी एग्जॉस्टेड हुआ है, परंतु पहले वाले जैसे नहीं हुआ है। इसमें जीवनी शक्ति में इतनी शक्ति है कि वो प्रतिक्रिया कर सकती है और प्रतिक्रिया करके रोग को ठीक कर सकती है। यानी इस केस को हम ये समझेंगे कि ये केस बॉर्डर लाइन पे है। अगर इसे बुद्धिमानी से इसमें भी जुडिशियल और रेशनल प्रिस्क्राइबिंग होगी तो रोगी जो ऑर्गेनिक चेंजेस की ओर जा रहा था वो हमारी ठीक हो जाएगी। तो ये हुआ। नेक्स्ट जो है क्विक, शार्ट एंड स्ट्रॉन्ग एग्रावेशन विद इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। अगर जब हम दवा देते हैं रोगी को तो क्विक, शार्ट एंड स्ट्रॉन्ग एग्रावेशन विद रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट, यानी ये बहुत एक तरह से, इसमें इसका तात्पर्य क्या है कि ये होम्योपैथिक एग्रावेशन है।
होम्योपैथिक एग्रावेशन में ये होता है कि एग्रावेशन इज क्विक, शार्ट, स्ट्रांग विद रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या सोचना है? ऐसी स्थिति में हमें ये सोचना है कि दवा तो हमारी सही है और इसमें रिपीट भी नहीं करनी है दवा, और एग्रावेशन जो हुआ है वो एग्जिस्टिंग सिम्टम में हुआ है। एग्रावेशन जो हुआ है, जो पहले से ऑलरेडी सिम्टम्स हैं उन्हीं में एग्रावेशन हुआ है। तो ऐसे में हमको इंतजार करना चाहिए जब तक रोगी को आराम मिल रहा है। रोगी को भले सिम्टम, एग्जिस्टिंग सिम्टम बढ़ जाएंगे, परंतु रोगी को वो वेल बीइंग फील करेगा, वो अच्छा महसूस करेगा। उससे पूछेंगे कि आपको डॉक्टर साहब ये तकलीफें तो हमें बढ़ गई हैं, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है, हमारी तकलीफें हम अंदर से काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये हुआ। नेक्स्ट जो है कि एम्युलेशन कम्स फर्स्ट एंड एग्रावेशन कम्स आफ्टरवर्ड। यानी हम औषधि देने के बाद जब इसमें इस तरह की स्थितियां आती है कि एम्युलेशन तो हुआ, फिर बाद में जो है उसमें एग्रावेशन हो गया, इसका मतलब ये है कि इसमें भी कोई जो दवा दिया गया है वो पैलिएटिव है, उसको तुरंत तो आराम मिला, और इसमें भी समझ लीजिए कि इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेज हुए हैं। नहीं, इसमें ये जो है रोगी को दवा देने के बाद एक स्थिति ये आती है कि इसमें ये होता है कि एम्युलेशन ऑफ द सिम्टम्स विदाउट परसेप्टेबल एग्रावेशन। इसको समझ लीजिए कि एम्युलेशन ऑफ द सिम्टम्स विदाउट या परसेप्टेबल एग्रावेशन, ये फोर्थ केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन का है, फोर्थ। तो इसमें क्या होता है कि जब हम फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में औषध देते हैं तो रोगी को उसको आराम मिलता है, परंतु कोई एग्रावेशन नहीं है, परसेप्टेबल नहीं है। एग्रावेशन तो हुआ है, निश्चित हुआ है। बिना एग्रावेशन का होम्योपैथिक में रोगी ठीक नहीं हो सकता है, ये हमको आपको समझने की आवश्यकता है। इसको होना ही होना है। तो बल्कि 6th एडिशन में डॉक्टर हैनमन ने तो ये बताया है, जैसे 5th के अनुसार तो हम लोग ये समझते हैं कि रोगी को शुरू में ही एग्रावेशन होता है, परंतु 6th एडिशन में डॉक्टर हैनमन ने जो प्लसिंग मेथड के द्वारा ट्रीटमेंट करने का बताया है, उसमें एग्रावेशन जो होता है वो लास्ट में होता है, रोगी के ठीक होने के बाद एग्रावेशन होता है। इसमें समझने की बात है, इसके बारे में डॉक्टर आदर्श सिंह बाद में बताएंगे अभी। तो ये आइडियल क्योर होगा इसमें, यानी एम्युलेशन विदाउट परसेप्टेबल एग्रावेशन, ये आइडियल केस है, ये रोगी ठीक होगा। और इसमें एग्रावेशन हुआ है, परंतु एग्रावेशन की अवधि इतनी शार्ट थी कि रोगी उसको परसेप्ट नहीं कर पाया, महसूस परसीव नहीं कर पाया, और डॉक्टर भी परसीव नहीं कर पा रहा है, लेकिन एग्रावेशन उसमें हुआ है। नेक्स्ट जो है मैं बताना चाह रहा था कि एम्युलेशन कम्स फर्स्ट एंड एग्रावेशन कम्स आफ्टरवर्ड। तो ऐसे केसेस में जो होता है वो ज्यादातर पैलिएटिव दवा दिया गया है, या यूं कह लीजिए केस हमारा पैथोलॉजिकल चेंज उसमें हुआ है, इसलिए हम इसको जब दवा दिए हैं तो उसको तुरंत तो आराम मिल गया क्योंकि पैलिएशन हुआ, परंतु बाद में एग्रावेशन हो गया। तो ऐसे केसेस में हमको औषध को एंटीडोट करना चाहिए और फिर से रीकेस टेकिंग करके हमें कोई वेल सेलेक्टेड मेडिसिन देनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो है जैसे टू शार्ट एम्युलेशन ऑफ द
पेशेंट। 260 में जैसे कभी कभी जब हम लोग दवा देते हैं तो दवा देने के बाद रोगी को थोड़े देर के लिए ही आराम मिलता है। इसका तात्पर्य ये होगा कि रोगी कोई जरूर जो है इस तरह का कोई खाने पीने में कोई ऐसी चीज ले रहा है जिसके वजह से मेडिसिन तो हमारी सही है, परंतु कुछ खाने पीने में कोई ऐसी महकने वाली चीज जिसको हम लोग अवॉइड करते हैं, रोगी को मना करते हैं, लहसुन प्याज वगैरह कच्चा खाने से, या कोई ड्रग ले रहा होगा कोई इस तरह से, तो ऐसे में हमको रोगी को ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा, रोगी से पूछकर पता करना पड़ेगा, और यदि ऐसा है तो हमें उसे मना करना पड़ेगा। ये जो है हेनमन साहब ने 252 में इस तरह की बात का जिक्र किया है कि कई बार रोगी को हम दवा देते हैं, एंटीसोरिक मेडिसिन देते हैं और वेल सिलेक्टेड मेडिसिन देते हैं। 252 में इस तरह की डॉक्टर हेनमन ने जिक्र किया है कि देने के बाद भी रोगी को आराम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है रोगी को आराम? इसलिए कि उसके रहन सहन में, उसके खान पान में, और वो जहाँ रहता है वो ऐसी जगह है जहाँ पर डैम्प एरिया है, मार्सी डिस्ट्रिक्ट है में रह रहा है, या कोई उसका ऑक्यूपेशन ऐसा है जिसमें उसकी मजबूरी है उसमें रहना, उसमें रह रहा है, इसलिए रोगी को बहुत अच्छी यानी वेल सिलेक्टेड मेडिसिन देने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में उसको हमें कहना पड़ेगा कि भाई आप दूसरे जगह जाके रहने लगे, ड्राई एरिया में रहने लगे, आप जो नशा कर रहे हैं या जो कच्चा प्याज लहसुन लेते हैं उसको बंद कर दीजिए, तब आपको आराम मिलेगा। ये समझाना पड़ेगा रोगी को। फिर नेक्स्ट है फुल टाइम एमुलरेशन। फुल टाइम एमुलरेशन एट पेशेंट फील नो रिलीफ। रोगी को सिम्टम्स में, सारे सिम्टम्स में उसको आराम मिल रहा है, परंतु उसको जो है अंदर से वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, अंदर से वो अच्छा फील नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, तात्पर्य ये है कि रोगी में कोई ना कोई ऐसा अंग जो है, आर्गन जो है लॉस कर गया है। यानी जैसे एक किडनी नहीं है, या लंग का कोई लोब नहीं है, या पैंक्रियाज निकाल दिया गया है, या गाल ब्लैडर निकाल दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से कोई ऑर्गन लॉस हो गया है, चाहे वो कंजेनाइटल भी हो सकता है या बाद में ऑपरेशन के द्वारा भी हो सकता है। तो ऐसे में हम तो मेडिसिन तो एकदम वेल सिलेक्टेड दिया हुआ है, लेकिन उसमें आराम सिम्टम्स में मिल रहा है, तो मेंटल सिम्टम्स में उसको आराम, यानी मेंटली जो है पेशेंट वो आराम फील नहीं कर रहा है। तो एक तरह से ये यूं कहा जाए, ये एक तरह से इनक्यूरेबल केस ही हुआ। इसमें हम और क्या कर सकते हैं? तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि हम जब उनको कोई भी मेडिसिन देते हैं तो वे प्रूव कर देते हैं, उस मेडिसिन को प्रूव कर देते हैं, यानी प्रूव एवरी मेडिसिन दे गेट, प्रूव एवरी मेडिसिन दे गेट। अगर उनको कोई भी हम दवा देते हैं तो यानी क्यों करते हैं ऐसा? वो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं, यानी वे जो है कोई भी दवा देंगे तो वो प्रूव कर देगी, यानी उसी मेडिसिन के, जो मेडिसिन आप देंगे उसी के सिम्टम आ जाएंगे उसमें। तो ऐसे पेशेंट को हम इडियोसिंक्रेटिक कहते हैं, इडियोसिंक्रेटिक। और ऐसे में हमको दवा जो है, अगर एक्यूट केस है इडियोसिंक्रेटिक का, तो हमें 30 से 200 की दवा देनी चाहिए, और इडियोसिंक्रेटिक का अगर क्रॉनिक केस है तो हमें 200 से 1 mg की औषध देनी चाहिए। परंतु इसमें औषध देने का तरीका इस तरह नहीं है कि हम इसको
मुंह में ले, बल्कि इसको ऑल्फैक्शन के द्वारा यानी सूंघा कर दवा दी जाती है। इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट को सूंघा कर दवा दी जाती है और उसमें जो है इसका रिपीटिशन भी बहुत जल्दी नहीं करना होता है, महीने 2 महीने 3 महीने पर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत हाइपर सेंसिटिव है रोगी। नेक्स्ट जो है कुछ प्रूविंग ऑफ मेडिसिन ऑन हेल्दी पर्सन। जैसे हम जो दवा देते हैं रोगी को प्रूव करने के लिए, डॉक्टर केंट ने कहा है कि हमको जो है रोगी पे प्रूविंग के लिए औषध देने के पूर्व रोगी का अच्छी तरह से परीक्षण हमें कर लेना चाहिए। जैसे जिस दवा का हम परीक्षण करने जा रहे हैं, तो जिस पे करने जा रहे हैं वो स्वस्थ व्यक्ति हम मानते हैं उसको, तो उसका भी परीक्षण अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जिस दवा का परीक्षण जिस दवा का परीक्षण हम कर रहे हैं, जिस दवा का हम परीक्षण कर रहे हैं जो है उसके सिम्टम और उस स्वस्थ व्यक्ति जिस पे परीक्षण करें उसके व्यक्तिगत सिम्टम इंटरमिंगल ना हो जाए। यानी इसलिए हमको रोगी का पहले ही परीक्षण कर लेना चाहिए। इसका लाभ ये है, रोगी पे स्वस्थ व्यक्ति पर जब परीक्षण करते हैं तो इसके 2 लाभ है। एक तो रोगी में ये औषध एज ए टॉनिक का काम करती है, समझ लीजिए। बंद होने वाला है। हाँ, इसमें 1 मिनट बाद बंद होने वाला है, इसको हम लोग फिर से रिज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि हमको रोगी का परीक्षण कर लेना चाहिए और रोगी प्रूविंग के लिए दी गई औषधि से लाभ होता है ये कि रोगी के उस स्वस्थ व्यक्ति में और बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो कुछ न्यू सिम्टम्स आ जाते हैं। जब हम कोई दवा देते हैं पेशेंट को तो वो न्यू सिम्टम्स आ जाते हैं एकदम, जो रोगी के सिम्टम से एकदम अलग होते हैं। तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जब कोई रोगी को औषध देते हैं तो उसमें नए सिम्टम, न्यू सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि यदि वही बात है कि अगर न्यू सिम्टम मोस्ट ट्रबलिंग ना हो, यानी तो वह रोगी ठीक भी हो जाएगा और वो सिम्टम अपने आप, न्यू सिम्टम भी अपने आप खत्म हो जाएगा। परंतु यदि वो मोस्ट ट्रबलिंग न्यू सिम्टम्स हो तब तो हमें इसमें एंटीडोट करना पड़ेगा। इस तरह से नेक्स्ट जो है, जब हम रीअपियरेंस ऑफ ओल्ड सिम्टम्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन रेमेडी, तो ओल्ड सिम्टम जब हम, यानी ओल्ड सिम्टम का मतलब क्या है कि उस रोग लक्षणों से, उस बीमारी से रोगी जिसको हमने दवा दिया पहले ग्रसित रह चुका है, परंतु वह चाहे एलोपैथिक दवा से या होम्योपैथिक दवा से या नेचुरल, उसका सप्रेशन हो चुका है समझ लीजिए। तो हम जब वेल सेलेक्टेड मेडिसिन देंगे, सिमिलम मेडिसिन देंगे, तो ओल्ड सिम्टम्स रीअपियर हो जाएंगे। ऐसे में हमको क्या करना चाहिए कि हमें उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए उसके डिसअपियर होने का। यानी जो आ गया है वो फिर उसी दवा के द्वारा डिसअपियर हो जाएगा। हमें कोई दवा देने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वो बहुत वायलेंट रूप में, बहुत ज्यादा रोगी के लिए घातक सिद्ध न हो रहा हो। नेक्स्ट जो है रॉन्ग, अगर हम कोई औषध देते हैं
और जो परिवर्तन के चिन्ह हैं वो अगर हेरिंग्स लॉ के विरुद्ध हो रहा है। हेरिंग्स लॉ क्या है भाई? हेरिंग्स लॉ ये है कि डिसअपियरेंस ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम अप एंड डाउनवर्ड्स, disappearance of symptoms from in and outward, disappearance of symptoms from more important organ to less important organ, and disappearance of symptoms in reverse order of their appearance. तो अगर इस दिशा के विपरीत, इन चारों नियम के विपरीत अगर रोगी का लक्षण डिसअपियर हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर कि हमें दवा को एंटीडोट कर देना चाहिए और फिर से रीकेस टेकिंग करके हमें नई दवा का चयन करना चाहिए। अब मैं डॉक्टर आदर्श सिंह से इस पे प्रकाश डालने के लिए कहेंगे। डॉक्टर आदर्श सिंह। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ बताएं बताएं। आवाज आ रही सर? हाँ बताएं बताएं। सर ये कह रहा था मैं कि आज का जो टॉपिक है वह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन में दो बातें कहना चाहते हैं कि पहले इस पे मास्टर हनीमैन ने आर्गेनाइन में सिर्फ दो सेक्शन लिखे, 253 और 254, और ये दोनों इतने महत्वपूर्ण और इतने डिफिकल्ट हैं कि लंबी प्रैक्टिस होने के बावजूद भी फिजिशियन इनको न सीख पाता है न समझ पाता है। ये इतने डिफिकल्ट हैं। इवन मास्टर हनीमैन ने 253 में पढ़ के सुनाऊंगा, उसमें उन्होंने लिखा है बाकायदे कि ये मोस्टली इम्परसेप्टेबल है, इसको हम परसीव ही नहीं कर पाते हैं, ऐसी सिचुएशन है। अच्छा, इसका महत्व क्या है, क्या जरूरत हमको जानने का कि ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, क्रॉनिक केस में तो समय मिलता है कि एक पेशेंट दे करके आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता वेट कर सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप भी देखिए, जो केन्स 12 ऑब्जर्वेशन है वो तब शुरू होता है जब हमारी मेडिसिन ने एक्ट किया है, उसने चाहे गलत एक्ट किया है चाहे सही एक्ट किया है, तभी उसकी कहानी शुरू होती है। हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि जो मेडिसिन हमने दी है उसने कुछ किया है या कुछ नहीं किया है, मतलब जो मेडिसिन गई है उसने एडमिनिस्ट्रेशन उसका पेशेंट में हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानने के लिए मास्टर हनीमैन ने ये केन्स 12 ऑब्जर्वेशन के पहले की स्टेज है। केन्स 12 ऑब्जर्वेशन सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए है। जब आपको ये देखना है, सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन यही आर्गेनाइन में लिखी है कि इट इज द प्रिस्क्रिप्शन आफ्टर द फर्स्ट वन व्हिच हैज एक्टेड गुड और बैड। ये डेफिनेशन है सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन की कि ये उस पहले प्रिस्क्रिप्शन के बाद का प्रिस्क्रिप्शन है जिसने काम किया है, चाहे वो सही किया है या गलत किया है। ये जो बात आज का टॉपिक है वो ये डिसाइड करने के लिए है कि हमारी मेडिसिन ने काम करना शुरू किया है या नहीं किया है। सही और गलत तो अभी हम आगे देख लेंगे, उसके लिए हमारे पास एक कंपास है, उसका नाम है केन्स 12 ऑब्जर्वेशन, उससे हम चेक कर लेंगे कि सही डायरेक्शन है या गलत है। दूसरा है हेरिंग्स लॉ। तो इसके लिए उन्होंने अक्यूट के लिए सेक्शन लिखा 253, क्रॉनिक के लिए लिखा 254। अक्यूट डिजीजेस में 254 में लिखते हुए पढ़ के सुनाता हूँ, ऑल्दो नॉट विजिबल टू ऑल। उन्होंने लिखा है कि ऑल्दो, हालांकि ये चीज सबके बस की नहीं है देख पाना, द कंडीशन ऑफ द माइंड एंड द जनरल बिहेवियर ऑफ द पेशेंट, माइंड की, पेशेंट के माइंड की कंडीशन और उसका जनरल बिहेवियर, ये चीज नोट करना आसान नहीं है, विजिबल सबके लिए नहीं है। Among the most certain and intelligible sign of incipient improvement, कहा है कि इन्हीं दोनों में आपको बिल्कुल शुरुआत में वो हल्का इंप्रूवमेंट का साइन मिलेगा जो आसान नहीं है देख पाना। और उन्होंने लिखा है कि स्पेशली इन अक्यूट वंस, अगर अक्यूट केस है तो इंसिपिएंट इंप्रूवमेंट जो है वो बिल्कुल छुपा हुआ इंप्रूवमेंट है, उसको ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट है। उसके लिए फिर उन्होंने 4 बातें कही कि आप 4 बातों पे फोकस करिए तो आप ये जान पाओगे एक्यूट डिजीज में कि हमारी मेडिसिन एडमिनिस्टर हो रही है या नहीं हो रही है। एक उन्होंने कहा कि कंडीशन ऑफ माइंड, दूसरा उन्होंने कहा बिहेवियर ऑफ पेशेंट, तीसरा उन्होंने कहा कंफर्ट एंड फ्रीडम का लेवल पेशेंट का क्या है, और उसकी करेज का स्टेज क्या है। मोस्टली क्या होता है, जब पेशेंट बीमार होके आता है तो ज्यादा बोल नहीं पाता, बता नहीं पाता है, तो उसके कहते हैं ऐसा लगता है कि कवर्डिस है। जब थोड़ा ठीक होके आता है तो अपनी बातें खुल करके रखता है, गुड और बैड। तो इससे नहीं मतलब वो कहते नहीं आपकी दवाई से हमको कोई आराम ही नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि हाँ ठीक है। अगर उसका करेज बढ़ा है इसका मतलब है कि आप समझिए कि मेडिसिन उसकी ठीक इंप्रूवमेंट कर रही है। ठीक गलत हम आगे फैसला करेंगे, बस ये है कि अगर उसका करेज इनहैंस है तो इसका मतलब है कि मेडिसिन एडमिनिस्टर
हुई है, गुड और बैड से नहीं मतलब है। इसी तरह से कंफर्ट एंड फ्रीडम का लेवल है, अगर उसके अब जो ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा आराम से बात करता है, समय लेके बात करता है, जल्दी में नहीं है इन कंपेरिजन टू प्रीवियस सिटिंग, तो आपको ये समझना हाँ हमारी मेडिसिन एडमिनिस्टर हुई है, अच्छी गलत बात का डिसाइड है। इसी तरह से बिहेवियर ऑफ पेशेंट है, अगर पहले से अल्टर हो रहा है, जो परिवर्तन बिहेवियर और का उसका पहले विजिट का था, अगर इसमें वो परिवर्तित हुआ है तो आप ये नोटिस करेंगे कि हाँ मेडिसिन एडमिनिस्टर हुई है, गुड और बैड बात की बात है। इसी तरह से उसके कंडीशन ऑफ माइंड का है, ये अक्यूट के लिए उन्होंने डिसाइड किया, 4 बातें कही। इसी तरह से उन्होंने कहा कि अब ये एक टॉपिक हम इसमें छोड़ देंगे एग्रीवेशन का, उन्होंने 254 लिखा। 254 में उन्होंने क्रॉनिक डिजीज के बारे में कहा कि अगर क्रॉनिक डिजीज है तो उसमें वो कौन सी बातें हैं कि जिसको हम ये देख करके समझ जाए कि हमारी मेडिसिन एडमिनिस्टर हो चुकी है। वो उन्होंने कहा, पहला पॉइंट उन्होंने लिखा कि अगर उसमें हमको होम्योपैथिक एग्रीवेशन मिलता है, पेशेंट के केस में अगर हमको होम्योपैथिक एग्रीवेशन मिलता है तो इसका मतलब है कि ठीक है मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड है। दूसरी बात उन्होंने लिखी, अगर अपीयरेंस ऑफ ओल्ड सिम्टम है क्रॉनिक केस में तो भी हम मानेंगे हाँ हमारी मेडिसिन एडमिनिस्टर है। और उन्होंने कहा कि इंक्रीज इन प्री एग्जिस्टिंग कंप्लेंट, जो पहले रहने वाली समस्या है अगर उसमें प्री एग्जिस्टिंग है इस बीमारी से, चीप कंप्लेंट जो बता रहा है, चीप कंप्लेंट के पहले की प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जिसको वो सो कैरी कर रहा था, हाँ डॉक्टर हमको सुबह उठने पल की छींक आती है, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं, हमको सालों से आता है, अभी हमको दिक्कत है कि हमारे चेस्ट में पेन हो रहा है। नेक्स्ट टाइम वो आता है चेस्ट पेन का तो छोड़िए, लेकिन जो सुबह हमको छींक आती थी वो आजकल बड़ी भयानक हो गई। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जिसको आराम से वो कैरी कर रहा था, अगर उसमें एग्रेवेशन मिलता है तो इसका मतलब है कि मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड है। और चौथी बात उन्होंने लिखी कि इंप्रूवमेंट ऑफ ओरिजिनल सिम्टम, जो उसका अगर चेस्ट पेन था, अगर आकर कहता नहीं डॉक्टर चेस्ट पेन में कुछ राहत है तो ठीक है, इसका मतलब है कि वो मेडिसिन एडमिनिस्टर हो चुकी है। और पांचवी बात उन्होंने लिखा कि अम्बिल्ट्रेशन इन स्टेट ऑफ माइंड एंड डिस्पोजिशन, अगर माइंड और डिस्पोजिशन की जो बहुत सारी स्टेजेस हैं, बहुत सारे रूब्रिक हैं माइंड के और डिस्पोजिशन के, बहुत सारे सिम्टम हैं, अगर उसमें उसको कोई भी अम्बिल्ट्रेशन फील होता है तो इसका मतलब है कि हमारी मेडिसिन एडमिनिस्टर हो चुकी है। ये 4 बातें उसमें, 5 बातें क्रॉनिक केस में अगर हमको मिल जाती हैं, अब हम अपने उन दोनों कंपास का यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं हेरिंग्स लॉ और केन्स 12 ऑब्जर्वेशन, ये डिसाइड करने के लिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या हम गलत दिशा में जा रहे हैं। इस पे एक उदाहरण हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बार एक सेमिनार में केस था एस्ट्रियोसाइटोमा का। एस्ट्रोसाइट्स ब्रेन में कनेक्टिंग सेल्स होती हैं, एस्ट्रोसाइटोमा उसका केस था। पेशेंट की आंखों से लाइट बिल्कुल उसका विजन उनका गायब हो चुका था, और एसिड म्योर का जैसा पेशेंट होता है कि उसको 4 लोग उठा के लाए चेयर पे बैठा दीजिए, घुस जाता था चेयर के अंदर। उसको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई कैलकेरिया का 200 सिंगल डोज, जो उस समय की केस टेकिंग थी। और उसके बाद पता क्या चला कि 3 महीने बाद जब उस केस को देखा गया तो वो पेशेंट जो म्यूरेटिक एसिड जैसा दिख रहा था कि चेयर पे बैठाइए 4 लोग लेके आते, वो आराम से चलते हुए आया और कहा कि ठीक है हमको हल्का फुल्का जो है रोशनी में तो बहुत मामूली इंप्रूवमेंट है या ना के बराबर, लेकिन हम चल फिर रहे हैं, देखने में तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, हाँ हाँ सब कुछ ठीक है सब कुछ ठीक है। बट यही 10 पास जब यूज किया गया तो लगा कि ये गलत डायरेक्शन है, ये आगे चल के हमारी समस्या को क्योर नहीं करेगी, और उस मेडिसिन को बदल दिया गया और मेडिसिन रखी गई कैलकेरिया कार्ब की जगह रिकेस टेकिंग के बाद नाइट्रोमेल। ऑल दो सब कुछ देखने में गुड था, लेकिन वो देखने में वो फिजिशियन का व्यू नहीं है, वो पेशेंट का व्यू है। फिजिशियन का व्यू ये देखना है कि वो उस डायरेक्शन से ठीक नहीं हो रहा है कि जिस डायरेक्शन से उसको ठीक होना चाहिए था। तो यही बात बताना चाह रहे थे सर। थैंक यू। ठीक, बहुत अच्छा। तो इसमें यही बात है कि 3 चीजें जरूर हमको ध्यान रखना चाहिए कि औषध देने के बाद जो डॉक्टर आदर्श ने बताया, जो मैंने जिक्र किया, कि 3 बातें तो जरूरी ध्यान रखना चाहिए कि दवाई देने के बाद यदि रोगी को कोई इरप्शन या डिस्चार्ज होने लगे तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट ही है, ये साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट है। दूसरा ये है कि यदि हम दवा दें और रोगी को मेंटली वो फील करे, जैसे अभी डॉक्टर आदर्श सिंह ने बताया कि हाई ग्रेड ऑफ कंफर्ट हो, उसको इंक्रीज कामनेस हो, माइंड हो, तो ऐसा फील कर रहा हो तो हमें समझना चाहिए कि हमारी दवा सही है, हमें रिपीट करने की जरूरत इसमें
तब तक नहीं है जब तक कि उसको आराम मिल रहा है। तो ये चीज हम लोग को समझना चाहिए। अब नेक्स्ट कौन सी टॉपिक होगी डॉक्टर आदर्श सिंह? हेलो सर कोई भी रखिए, अब आप कोई भी रखिए सर, आप ही लोग रखिए, अब हम क्या बताएं। कोई भी रखिए सर, हाँ जो भी टॉपिक रखिए सब अच्छा ही है। हाँ, वैसे तो जितनी बार पढ़ो उतनी बार नई नई चीजें कुछ न कुछ मिलता ही है। फिर भी कुछ हिंट करें आप। कुछ भी सर रख लीजिए, अब तो काफी कुछ तो कवर ही हो चुका है। अब बचा क्या है? अब वही बचता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वही बचता। और क्या मेंटल बचता? सिम्टम ड्रग भी, एडमिनिस्ट्रेशन। मेंटल सिम्टम है, हाँ मेंटल अरे सर, सिम्टम। वो तो उसकी तो लिमिट ही नहीं है। हाँ, वो तो और लिमिट ही नहीं है, पढ़ते रहिए। इंटरमिटेंट सिम्टम्स डिजीजेज हैं। वैसे ये भी वैसे सर ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, कौन सा? क्योंकि होम्योपैथी में जनरल प्रैक्टिस में लोग बहुत कम इसको समझते हैं, पढ़ते हैं, मेंटल रूब्रिक्स को। हाँ? तो हाँ, मेंटल रूब्रिक्स को, हाँ, मेंटल सिम्टम्स को हाँ, हाँ, लोग बहुत कम पढ़ते हैं, और पढ़ने से कम समझते कम है। हाँ, हाँ, तो तो इसको रखा है। अगर इस पे टॉपिक हो कि रोज, हाँ बिल्कुल रखिए सर, इससे 10-10, 20-20 रूब्रिक सिम्टम जो है हाँ। खूब अच्छे से इसमें होता रहे, तो सब लोग पढ़ेंगे भी और बड़ा अच्छा रहेगा। अभी इस समय अगर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं तो डालिए इस समय। अब सर अगर देखिए, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए मेंटल रूब्रिक्स में जब पहली बार हम रिपर्टरी माइंड का चैप्टर खोलते हैं तो हाँ, हमको पहला रूब्रिक मिलता है, उसमें अबैंडन्ड। हाँ, हाँ, पहला रूब्रिक मिलता है, पहला जो सिम्टम है वो है अबैंडन्ड। जो पहला माइंड का सिम्टम है वो लिखा है अबैंडन्ड। अब अबैंडन्ड जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम इसकी हिंदी में समझते हैं, इसका मतलब होता है परित्यक्त, छोड़ दिया हुआ, छोड़ा हुआ, परित्यक्त। जैसे अभी हम कभी रेलवे से सफर करते हैं तो देखते हैं कि जो पुरानी उनकी बिल्डिंग्स होती हैं रेलवे की, जो इसमें खंडहर होती है, उनके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा रहता है अबैंडन्ड, कि मतलब अब ये इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही हैं, अब इनको अपने परित्याग कर दिया है। अगर यही फीलिंग किसी के अंदर आ जाए, किसी पेशेंट के अंदर अगर ये फीलिंग हो जाए, किसी मेरे नियर डियर ने, किसी मेरे ऑफिस के लोगों ने, मेरे परिवार के लोगों ने, मेरी पत्नी ने, मेरी गर्लफ्रेंड ने, मेरे दोस्त ने, किसी भी यूनिट के प्रति अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये फीलिंग आ जाए कि अब मुझको बिल्कुल परित्याग कर दिया गया है मेरा, तो उस सिम्टम को हम कहते हैं अबैंडन्ड। अब इसको जो हम और डीप स्टडी करते हैं तो इसमें 2-3 सिम्टम इससे बिल्कुल मिलते जुलते आते हैं। एक होता है डिजर्टेड। पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमको डिजर्टेड मतलब रेगिस्तान में छोड़ दिया गया, हमको अकेला कर दिया गया है, डिजर्टेड। तो अबैंडन से मिलता जुलता सिम्टम इसी के साथ स्टडी करने वाला, और इसी के साथ एक और है स्टडी करने वाला, वो है डिल्यूजन निग्लेक्टेड। वो है कि उस पेशेंट को ऐसा डिल्यूजन हो जाता है कि मुझको नेग्लेक्ट कर दिया गया है। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, बताते हैं कि अब मेरी चलती नहीं है, मेरे परिवार में मेरे बच्चे मेरी बात सुनते नहीं है, किसी को मेरे राय की कोई परवाह नहीं है, मैं कुछ भी कहता हूं उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये सिम्टम होता है डिल्यूजन निग्लेक्टेड। अब इसमें इनकी व्याख्या बड़ी बारीक और बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि तीनों बातें जो हम बता रहे हैं वो लगभग मिलती जुलती हैं। जब इनको हम और डीप स्टडी करेंगे तो अबैंडन्ड और डिजर्टेड में डिफरेंस ये है कि अबैंडन्ड का मतलब होता है परित्यक्त, त्यागा हुआ। अबैंडन्ड को अगर हम एक स्टोरी से सुनना है तो अबैंडन्ड वो आदमी है, वो पिता है जिसने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, लास्ट में उसके बच्चे क्या किए, उसको छोड़ करके अलग अलग जगह चले गए, वो अकेले पड़ा हुआ है, ना उसको कोई फोन करता है, ना उसको कोई पूछता है। इसको हम इसके लिए रूब्रिक होता है, ये स्टोरी फिट होती है अबैंडन्ड के लिए। दूसरी है डिजर्टेड। डिजर्टेड का मतलब ये है कि लोग हैं वहां पर लेकिन कोई उनसे बात ही नहीं करता है। एक ऐसा आदमी जो घर में बैठा है, मांग रहा है पानी दे दीजिए, कोई पानी नहीं देता, कोई सुनता ही नहीं। लोग उपस्थित हैं वहां पर लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। परित्यक्त में क्या है, अबैंडन्ड में क्या है कि जैसे वो रेलवे की बिल्डिंग, वहां कोई नहीं है, वो बिल्कुल इस्तेमाल की गई, उसके बाद अब उसको त्याग दी गई, उस पर बोर्ड लगा दिया गया अबैंडन्ड। ये रूब्रिक है अबैंडन्ड। इसी तरह से दूसरा है डिजर्टेड फीलिंग। वो व्यक्ति वहां है, वो बोल रहा है, सामने से आदमी जा रहा है, हमको पानी दे दीजिए, कोई पानी ही नहीं दे रहा, उसके मन में फीलिंग घुस गई, आई एम डिजर्टेड, ऐसा लग रहा है कि मैं रेगिस्तान में हूँ, बोल रहा हूँ, कोई मेरा सुन ही नहीं रहा है, जबकि वहां पे लोग हैं। इसको कहते हैं डिजर्टेड फीलिंग। और तीसरी चीज होती है डिल्यूजन निग्लेक्टेड इफेक्ट।
इसमें ध्यान देने योग्य बात है, इसमें वो पर्सन एक्चुअली नेग्लेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें शब्द लगा है डिल्यूजन। ये बहुत बारीक है। ये यही अगर डिजर्ट जो आदमी आकर के बताता है कि मैं डिजर्टेड हूं, मैं अबेंडेंड हूं, जब आप उसके अटेंडेंस से क्रॉस चेक करते हैं, कहते हैं अरे डॉक्टर साहब इनको कहने दीजिए। अब ये अपने अनुसार दुनिया चलाना चाहते हैं, उस अनुसार से चलती नहीं है। इनकी राय हमेशा दुनिया से उलट होती है। जैसे एक पेशेंट था हमारे पास, वो हमको बताता था मेरी कोई सुनता नहीं होता। जब उसके बहू से हमने बात किया तो बताने लगे अरे डॉक्टर साहब इनको कहने दीजिए। अब ये चाहते हैं कि वो डेंटल सर्जन थी उनकी बहू, अब ये चाहते हैं कि मैं साड़ी पहनूं, साड़ी पहन के वहां जाऊं और मैं डेंटल सर्जरी करूं, आऊं, बताइए कैसे संभव। तो अब ये बात सही गलत की नहीं है, बात यहाँ फीलिंग की है। वो आदमी जो बात कह रहा था उसकी बात सुनी जाती है, लेकिन ये उसको डिल्यूजन हो गया। वो अपने दिमाग में उसने पाल लिया है कि मुझको नेग्लेक्ट कर दिया गया है, और इसकी चीफ मेडिसिन अपने यहाँ है अर्जेंटम नाइट्रिकम। डिल्यूजन नेग्लेक्टेड हीज और डिल्यूजन नेग्लेक्टेड सीज। फीमेल्स में ये सिम्टम्स बहुत पाया जाता है कि सर ना मेरा पति ना मेरा बच्चा मेरी बात ही नहीं सुनते, मैं कोई भी बात कहती हूँ मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं, उनके बात की वैल्यू है। अगर उनके बात की कोई वैल्यू नहीं है तो रूब्रिक हो जाएगा डिजर्टेड। अगर उनसे कोई बात नहीं करता, कोई सुनता नहीं है, तो ये हो जाएगा अबैंडन्ड। लेकिन अगर लोग उनकी बात सुनते हैं लेकिन वो वैल्यू की नहीं होती, इसलिए उसको वैल्यू नहीं दी जाती, तो इसको हम कहते हैं डिल्यूजन नेग्लेक्टेड ही इज और सी इज। तो इस तरह से जो पहला रूब्रिक है मेंटल का वो है अबैंडन्ड, और इसके क्रॉस रेफरेंस में आता है डिजर्टेड और डिजर्टेड फीलिंग, और तीसरा है नेग्लेक्टेड ही इज सी इज। बाकी और भी है लेकिन अभी मोटा मोटा इतनी तीन चीजें इसको हर संडे को हम लोग इस पे डिस्कशन करें रूब्रिक पे। तो बेहतर ये है ना सर कि आप जो है हाँ 10-20 रूब्रिक्स ना लिस्ट ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक। तो उससे क्या होगा, लोग उसको पढ़ के आएंगे, तैयार करके आएंगे। मेंटल देखिए हमने एक स्टोरी से बताई, अगर कोई दूसरा बताएगा तो दूसरे तरीके से बताएगा, तो उससे और क्लियरिटी आती है, क्योंकि ये मेंटल रूब्रिक्स इजी नहीं है समझना पढ़ना। हाँ हाँ सही है। तो इसको एक्चुअली आप ही डालिए उसको, ठीक है? ठीक है, हम ही डाल देंगे। हाँ डाल दीजिएगा उसको, ठीक है? कैंट से उठा के डाल देते हैं। 639 मेंटल सिम्टम्स हैं कैंट में। हाँ तो उसमें 10-10, 5-5, ठीक है? हाँ तो उसमें थोड़ा हाँ 10-10, 5 डालें। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर एक्चुअली इसको पढ़ना। तो है ही है, बहुत इसको पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये अगर ये थोड़ा सा समझ में आ जाए तो होम्योपैथी की थीम है, जान है जी जी होम्योपैथी की। जी ठीक है सर, ठीक है फिर। ठीक सर, बीसी बात। ओके ओके ओके। सर प्रणाम प्रणाम। खुश रहिए प्रणाम। खुश रहिए। ठीक है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, ये ज्ञान का देने के लिए, ज्ञान वर्धन के लिए। चलिए, आप ऐसे सूरज हैं जो कि सब जगह है, आपका ज्ञान का किरण फैला रहे हैं। अरे क्या, हाँ हाँ, अरे इसके तो उत्तरदायी नरेंद्र सिंह सेगर फिक्र, इसके तो उत्तरदायी आप ही लोग हैं। अरे तो आप नहीं, हम लोगों को विटामिन डी की जरूरत थी। हाँ अच्छा, ज्ञान की विटामिन डी चाहिए थी आपके सूरज से। अब हम लोग मतलब विटामिन डी की कमी से ज्ञान का जो पैर है वो कमजोर हो गया था, तो हमने कहा गुरुजनों के ये किरण से ही मिलेगा। चलिए ठीक है, ठीक जी ठीक है। फिर नेक्स्ट सर, चलो सर प्रणाम। ठीक है, जी जी ओके सर, प्रणाम 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 प्रणाम।